हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप एक साइलेंट किलर है। लोगों को पता भी नहीं चलता है। कुछ लोगों को एहसास होता है कि उनके अंदर एक अनईजीनेस जैसा प्रेजेंट हो रहा है ना, लेकिन फिर भी उसको वो क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। इग्नोर करते करते अपनी डेली की जो दिनचर्या होती है उसको वो लगातार करते रहते हैं और इग्नोर भी करते रहते हैं, इग्नोर भी करते रहते हैं। इसलिए इग्नोर करते रहते हैं कि अगर वो किसी से शेयर करते भी होंगे तो हिंदुस्तान में कहा जाता है कि एवरी इंडियन इज़ अ डॉक्टर। उसके पास कोई ना कोई बीमारी का कोई ना कोई ट्रीटमेंट है, आइदर दैट इज़ हिज और हर एक्सपीरियंस, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, मगर उसके पास इलाज तो है। इतना तो वो क्वालिफाइड है ही है ना। तो इससे होता क्या है कि जब अभी आप आगे आगे देखेंगे हाइपरटेंशन से होने वाली जो समस्याएं हैं, हाइपरटेंशन को इग्नोर करने वाली जो होने वाली समस्याएं हैं, उससे क्या होगा, शरीर पे क्या प्रभाव, खतरनाक प्रभाव पड़ेगा कि जान भी जा सकती है, आज उसको हम लोग देखेंगे। सो दिस वीडियो इज़ फॉर nursing students, nursing staff, those who are not qualified but they are working in some of the hospital, उनके लिए भी है कि आप इसको सीखें, और उन कॉमन लोगों के लिए भी है जो कि हाइपरटेंशन को जानना चाहते हो, उससे बचे कैसे, क्या लक्षण है, कैसे पहचानेंगे उसे। ओके, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे बच्चों कि आप इस वीडियो को समझने के बाद आपको लगता है कि इसको मुझे शेयर करना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो वो आप प्लीज़ ज़रूर करिएगा। और मेरी टॉनिक आप देते रहिएगा। आप जानते हैं मेरी टॉनिक क्या है, दैट इज़ अ सब्सक्रिप्शन। ओके, सो नाउ हाइपरटेंशन इज़ अ साइलेंट किलर। चुपचाप मारता है बेटा, चुपचाप, और बहुतों में तो एसिम्प्टोमेटिक रहता है। हो सकता है कि आज से शुरू हुआ हो और 1 साल 2 साल 3 साल तक वो एसिम्प्टोमेटिक हो, थोड़ी सी अनइजनेस लगती है, मगर उसको वो क्या करते हैं, ओवरलुक करके आगे बढ़ जाते हैं। चलो, सो व्हाट इज़ द बीपी? हाँ, ब्लड प्रेशर इज द प्रोडक्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। यू नो ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स से, है ना, उस ब्लड वेसल्स के ऊपर जब जो हार्ट है उसके जो वेंट्रिकल्स है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एक प्रेशर निकलता है। उस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से जो प्रेशर निकलता है, जो ब्लड निकलता है, दैट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। और वो प्रेशर जो है वो ब्लड वेसल्स में जाता है, हाँ, दैट इज़ अ पेरिफेरल रेजिस्टेंस। यानी उस प्रेशर को वो आर्टरीज या वो ब्लड वेसल्स जो है उसको झेल लेना चाहिए। अगर उसके अंदर इलास्टिसिटी मेंटेन है तो वो झेल ले जाएगी। लेकिन अगर हार्ड हो गई है या उसका लुमेन कम हो गया है, प्लस सेकेंडरी कोई डिसऑर्डर्स है, अगर उस कंडीशन में है तो बेटा फिर ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। गॉट द पॉइंट? सो व्हाट इज द ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड। यहाँ से आप इजीली समझ जाएंगे। मैंने आपके लिए लाल पेन भी खरीद लिया है, तुम तो सब्सक्रिप्शन करते नहीं हो। बीपी इज द फोर्स ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड, ये तो बात अभी कर ही ली, अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज। क्योंकि बेटा हार्ट से निकलने वाला ब्लड आर्टरी में ही जाएगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा, वेन्स में नहीं जाएगा। वेन्स में इम्प्योर ब्लड रहेगा, यानी हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से तो प्योर ब्लड निकल रहा है। वॉल ऑफ आर्टरीज एज हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी, ठीक है। तो कहानी इन दोनों की खेलों में है। तो जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, हम लोग बात करेंगे, जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है जो कि हमारी लाइफ स्टाइल से, हमारी ईटिंग हैबिट से, हमारी डाइटरी हैबिट से, ठीक है, उससे जो हाइपरटेंशन होता है मोस्टली उस पर ये इंप्रेशन पड़ता है। गॉट द पॉइंट? नाउ बीपी इज मेजर्ड इन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, यू नो दिस, ठीक है। बीपी को रिकॉर्ड करते हैं बेटा सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर में, ये भी आप जानते हैं, कोई नई बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है कि जब हार्ट का मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मसल की पावर कॉन्ट्रैक्ट होती है। गॉट द पॉइंट? तो जब हार्ट का मसल बेटा कॉन्ट्रैक्ट होता है, झम से ब्लड बाहर चला आता है और वही प्रेशर किस में चला जाता है, वॉल ऑफ द आर्टरीज में, ठीक है। दैट इज वर्किंग इन द रेजिस्टेंस। ओके, नॉट डायस्टोलिक प्रेशर व्हेन हार्ट इज रेस्टिंग बिटवीन बीट्स, यू नो दैट। तो सपोज, चलो आगे बताते हैं। हाइपरटेंशन रिजल्ट्स फ्रॉम इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, यही बात हुई थी। कार्डियक आउटपुट बढ़ जाए, ठीक है, एक स्ट्रोक वॉल्यूम जो एक वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन होता है, दैट इज 70 ml। अब तुम उसको जोड़ लो कि अगर तुम्हारी 70 हार्ट बीट है तो इंटू 70 दैट इज 4900 ml। ये 1 मिनट में हार्ट क्या कर देता है मेरे बच्चों, ब्लड को निकाल देता है। अब ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए।
4900 ml की जगह ये 6000 ml हो जाए। क्यों होगा, आगे बात करेंगे। तो एक कारण तो ये हो सकता है हाइपरटेंशन का। नंबर 2, और इंक्रीज्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी कि जो आर्टरीज के जो लूबन है उसके अंदर इलास्टिसिटी क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। मे बी एथेरोस्क्लेरोसिस, मे बी ड्यू टू द एज। यहाँ पर हम लोग जीरोंटोलॉजिकल कंसिडरेशन की बात नहीं करेंगे, हम एक कॉमन बात करेंगे, ठीक है। गॉट द पॉइंट। सो और बोथ, या दोनों भी एक साथ हो सकत है। गॉट द पॉइंट। चलो ना, बीपी की कैटेगरीज क्या है बेटा, कब हम बोलते हैं बीपी नॉर्मल है, कब हम बोलते हैं बीपी बढ़ गया है, कब हम क्या बोलते हैं। सो यहाँ 5 कैटेगरी, 5 भी हो सकता है, शायद आपको ना दिखाई दे रही हो मेरी स्क्रीन पे। एनी हाउ मैं इसको लिख दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए जो देखने वाले। ओके, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है बेटा, लेस देन 120 सिस्टोलिक होना चाहिए, और डायस्टोलिक कितना होना चाहिए, लेस देन 80। तो सपोज किसी का 110 आ रहा है और बाई 73 आ रहा है। अब तुम बोलोगे सर जब हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को नापेंगे तो उसमें एक लकीर को 2 मानते हैं बेटा, दिस इज डिजिटली, ठीक है। लेकिन स्फिग्मोमैनोमीटर से जब हम लोग नापेंगे तो उसमें एक लकीर को अपन 73 नहीं बोल सकते, उसको अपन क्या बोलेंगे, 72 और 74। तो हमेशा याद रखना कि स्फिग्मोमैनोमीटर में एक जो छोटी लकीर होती है, जैसे सपोज नंबर लिखा है 120, उसके बाद एक छोटी लकीर है, ठीक है, तो वो इंडिकेट करती 2 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को, लेकिन डिजिटली तो डिजिटली है। ओके, नाउ ये नॉर्मल हो गया बेटा। नाउ एलिवेटेड, अब बीपी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो कैसे बढ़ेगा, सिस्टोलिक इज बिटवीन 120 टू 129 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और बट डायस्टोलिक इज अगेन लेस देन 80। तो सपोज मान लो किसी का डिजिटली आ गया 126/77, ठीक है, यानी पहले कितना था, देखो बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब हाई ब्लड प्रेशर, अब बेटा स्टेज 1 शुरू होगी। स्टेज 1 क्या है, व्हेन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज बिटवीन 130 टू 139 एंड नाउ डायस्टोलिक इज इंक्रीजिंग, दैट इज बिटवीन 80 टू 89। तो सपोज मान लो किसी का है 136/88, ये कह सकते हो स्फिग्मोमैनोमीटर से है, बढ़ गया। स्टेज 1 एसिम्प्टोमेटिक है अभी तक। हाई बीपी स्टेज 2, नाउ सिस्टोलिक प्रेशर विल बी 140 और मोर देन 140 एंड डायस्टोलिक विल बी 90 और मोर देन 90। तो हो सकता है वहाँ पर कितना हो गया हो 160, बट लेस देन 180, ठीक है, 160, और जो वो है क्या बोलते जो डायस्टोलिक है वो मान लीजिए हो गया है 96। स्टेज 2 बढ़ रहा है ना धीरे धीरे बेटा। एक 5th स्टेज आती है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। आई नो यू कैनॉट सी दैट, तो मैं जल्दी से यहाँ पर लिखता हूँ आपके लिए, इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस, अब ये तो नाम से ही तुम समझ रहे हो क्राइसिस आ गई बाबा, ठीक है। अब यहाँ तो हृदय ही फट जाएगा, फटेगा नहीं। हाइपरटेंसिव क्राइसिस, यहाँ पर बेटा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है दैट विल बी मोर देन 180 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एंड डायस्टोलिक विल बी मोर देन 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 100% मान के चलिए यहाँ पर स्ट्रोक हो जाएगा, खोपड़ी की नसें फट जाएंगी, आँख के अंदर भी रेटिना में ब्लीडिंग हो सकती है, रीनल फेलियर भी हो सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन भी हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, इवन हार्ट फेलियर भी हो सकता है। दिस इज़ सो डेंजरस। तो शुरू कहाँ से हुआ था, अंत कहाँ पे हो रहा है, गॉट द पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब 2 टाइप ऑफ HT इज हाइपरटेंशन बेटा। हो, वन इज प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड वन इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। एक मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन भी होता है, मगर मुझे नहीं मालूम क्यों आजकल किताब से हटा दिया। प्राइमरी हाइपरटेंशन, तो बेटा जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है ये सबसे कॉमन टाइप है ना, दिस इज़ वेरी कॉमन। ये कॉमन टाइप का है, बहुत ही स्पेसिफिक है, और इसका जो कॉजेटिव जो कॉज है ना, वो कॉज समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे हम लाइफ स्टाइल को चेंज करते जाते हैं, आज आप स्टूडेंट हो, आज आप पढ़ रहे हो, कल को आप पैसे कमाओगे, लाइफ स्टाइल बदलेगी, आप मस्त बर्गर, पिज़्ज़ा, शराब, सिगरेट, ये सब चीज़ें शुरू करेंगे, ठीक है। जब जैसे जैसे शुरू करते जाएंगे तो बॉडी के अंदर उसका इफेक्ट भी पड़ेगा। ओके, तो ये अब यहाँ पर बेटा हम लोग एक चीज़ को शुरू करते हैं, व्हाट आर द कॉजेज़, ठीक है। अच्छा, ये मैंने बता दिया, और ये मैनेज हो सकता है अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके,
मैनेजमेंट भी देखो तुमको बता दिया, लेकिन अगर बीपी बढ़ गया तो उसका मैनेजमेंट तो अपन करेंगे ही करेंगे। नो व्हाट आर द कॉजेज? पुअर डाइटरी हैबिट्स। खाओ ना, खाओ बर्गर पिज्ज़ा खूब खाओ, मोमोज खूब खाओ, मैदा खूब खाओ, रात रात भर मोबाइल चलाओ, स्लीप कम लो, बीपी बढ़ा लो। क्या परेशानी है इसमें? ठीक है। सो बेटा जेनेटिक कॉजेज़ क्या है? पुअर डाइटरी हैबिट्स, जेनेटिक्स। तो इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। जेनेटिक्स, इंक्रीज्ड सोडियम डाइट। अरे मम्मी सलाद में नमक नहीं पड़ा, नमक बहुत कम है, तो आपने क्या किया? टेबल सॉल्ट को उठाया और उसमें डाल दिया, कहानी लगा ली अपनी। एक बार किया 2 बार किया, चलो ठीक है, लेकिन आप रोज़, बहुत लोगों को मैंने देखा है, नमक है इतना अच्छा खासा नमक, बट दे नीड मोर नमक, तो खाओ ना, कौन मना कर रहा है? ठीक है। ओबेसिटी, खा के मोटा जाओ, कौन मना कर रहा है? खाओ। लो पोटेशियम डाइट मत खाओ ना, अच्छा खाना मत खाओ, बीपी बढ़ाओ अपना। ठीक है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, दिन भर बैठे मोबाइल चलाते रहो, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है ना। ऑफिसर्स दिन भर बैठे रहते हैं। डिक्रीज्ड एक्सरसाइजेज, कोई या डिक्रीज्ड और नो एक्सरसाइजेज, कोई एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं। फिर वही अल्कोहल, कई जगह बैंड है, मगर जहाँ बैंड है वहीं सबसे ज़्यादा बिकती है। ये है हमारे हिंदुस्तान की हालत। ठीक है। स्मोकिंग, पियो ना सिगरेट। एंड बेटा अबव ऑल स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो हर बीमारी को एलिवेट कर देता है। ठीक है। स्ट्रेस फ्री आज के समय में तो आप हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, स्ट्रेस तो सबके पास है। हाँ, ठीक है। और एज, हम यहाँ पर जेरोंटोलॉजिकल कंसिडरेशन की बात नहीं करेंगे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ तो पूरी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी ही चेंज हो जाती है। किसी रेस को भी होता है, मतलब कुछ खास विशेष लोगों को होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, और नो एक्सरसाइज तो मैंने लिख ही दिया है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन ना, सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या है कि उसको फर्स्ट कोई डिसऑर्डर है, उस डिसऑर्डर से रिलेटेड उसको क्या हो गया है? हाइपरटेंशन हो गया है। तो यहाँ तुम्हारा दोष नहीं है, मगर यहाँ तुम्हारा दोष है। सो और मैंने आपको बताया मेजॉरिटी यही है, मेजॉरिटी इज़ प्राइमरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन बेटा कोई जैसे किसी को कुशिंग सिंड्रोम हो गया है, फिक्रोसाइटोमा हो गया है, हाइपरकॉर्टिजोल का सिक्रीशन, क्या बोलते हैं, कॉर्टिजोल बहुत ज़्यादा सिक्रीशन करने लगा जैसे उसमें होता है कुशिंग सिंड्रोम में, तो वो बेटा सेकेंडरी चीज़ है, उसमें आपकी गलती नहीं है। तो यहाँ पर नो आइडेंटिफाइबल कॉजेज़, कुछ कर ही नहीं कर सकते, नो आइडेंटिफाइबल कॉजेज़, बट हियर इट इज़ आइडेंटिफाइबल कॉजेज़। ठीक है। यहाँ सब चीज़ है, मगर यहाँ आपकी गलती नहीं मिलती है। नंबर 1, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये बेटा बहुत डेंजरस, जो लोग खर्राटा मारते ना, बहुत हैवी वेट है, ओबेसिटी है, वो आपकी गलती थी। अब उससे होने वाली जो स्लीप एपनिया है, सो रहे हैं रात में, टंग फॉल हो गई, ठीक है, या एब्डोमेन इतना ज़्यादा मोटा चर्बी भरी हुई कि वो आपके डायफ्राम को पुश कर रहा है, तो खर खर खर। एपनिया मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन। इसीलिए कहते हैं ना मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक होता है, क्योंकि जब आप बहुत डीप स्लीप में होते हैं तब क्या होता है, हार्ट अटैक्स ज़्यादा आते हैं। सो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, दिस में बी वन ऑफ द कॉजेज। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस मतलब होता है कि उसके लूमन का एरिया क्या हो जाना, कम हो जाना। प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, एल्डोस्टेरोन का काम आप जानते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है। कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं, उससे अगर बढ़ गया है, ठीक है, इसमें भी अल्कोहल आती है, क्योंकि बेटा अल्कोहल से क्या हो जाता है, अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ और सिरोसिस ऑफ लीवर। ठीक है। फिर रीनल पैरेन्काइमा डिजीज़, रीनल पैरेन्काइमा डिजीज़, ठीक है, कोई ट्यूमर है या नेफ्रॉन ख़राब हो चुके हैं, ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम,
जिसमें क्या है, जितने भी कॉर्टिजोल्स, जितने भी स्टेरॉइड्स हार्मोन है, जो कॉर्टिजोल्स, वो कॉर्टिजोल्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट करने लगते हैं। ठीक है, ट्यूमर्स हैं, ट्यूमर्स स्पेशली बेटा ट्यूमर्स किसका होता है, एड्रिनल ग्लैंड का फ्यूक्रोसाइटोमा। तो जहाँ ओमा लगे तो समझ जाओ ये क्या है, ट्यूमर है। ठीक है, दिस इज़ द ट्यूमर्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, टेंशन। ठीक है, नंबर 1 बेटा बोलते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन। ठीक है, जान लो वाइट कोट हाइपरटेंशन क्या रहता है बेटा। वाइट कोट हाइपरटेंशन ये कि जब आप काम कर रहे हैं या आप मान लो टीचर ही सॉरी स्टूडेंट ही हैं, मैम के पास आप गए, सर के पास आप गए, तो आपकी हवा ख़राब हो गई। तो व्हेन यू आर एट द वर्क देन योर बीपी इज एलिवेटेड, बट एज सुन एज यू कम बैक टू होम योर बीपी इज़ नॉर्मल। तो ये एक ही समय में बढ़ा। गॉट द पॉइंट। ठीक है, दूसरा बेटा मास्क्ड हाइपरटेंशन, इसका उल्टा है मास्क्ड हाइपरटेंशन। अब यहाँ क्या, यहाँ ऑफिस गए या स्कूल गए या कॉलेज गए तो बीपी बढ़ा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, जैसे ही घर आए वाइफ ने चिल्लाना शुरू कर दिया तो आपका बीपी क्या हो गया, बढ़ गया। आप गए तो मम्मी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, तो हाई बीपी एट होम। ठीक है, बट नॉर्मल इन वर्क एरिया, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर ही क्या है बेटा, नॉर्मल है। ठीक है, नॉक्चुरनल हाइपरटेंशन, नॉक्चुरनल हाइपरटेंशन, नॉक्चुरनल हाइपरटेंशन, नॉक्चुरनल मतलब होता है रात में, यानी कि आपका नाइट में बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, नाइट में आपका नहीं, मतलब जो भी इससे सफ़र कर रहा है, तो नाइट में बीपी, जब सिर्फ वो बोलेगा साहब हमारा नाइट में बीपी बढ़ा रहता है रात में, तो दैट इज़ अ नॉक्चुरनल हाइपरटेंशन। ठीक है, रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन, रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन, इसमें क्या होता है बेटा, ये रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन की किसी को अगर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हम लोग चला रहे हैं, उस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को देने के बावजूद भी उसका ब्लड प्रेशर जो है दैट इज़ नॉट नॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं हो रहा है। इतनी उसको मतलब डेली डोजेस दे रहे, तो डोज हमने बढ़ा के भी देख ली मगर नहीं हो रहा है नॉर्मल, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन। गॉट द पॉइंट। नंबर 5 इज है बेटा पोर्टल हाइपरटेंशन, ये तो तुम समझ ही रहे हो। पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल सर्कुलेशन दो जगह है, एक अपना लीवर सर्कुलेशन है, ठीक है, और एक ब्रेन में है। ठीक है, दैट इज बिटवीन पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर 2 पोर्टल हाइपरटेंशन है, इसकी डिटेल इसमें करने का कोई मतलब नहीं है। ये दीज आर द अदर टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन बट ऑल्दो दे आर द हाइपरटेंशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी हाइपरटेंशन में कोई आइडेंटिफाइबल कॉजेज़ नहीं मिलते, वो हमारी लाइफस्टाइल से चेंज होता है, क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटिस जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो भी हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ही आती है। तो यहाँ पर मोस्टली पेशेंट्स क्या होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। ठीक है, या इग्नोर भी करते हैं, एसिम्प्टोमेटिक, पता नहीं चलता। अब बातचीत के दौरान उनको पता सिम्प्टोमेटिक होते हैं, थोड़ा सा उनको अनईजी साइन सिम्टम्स, थोड़ा सा उनको अनईजीनेस जैसा लगता है। अगर वो अवेयर हैं तो बीपी जाके नपाते हैं और एक मॉनिटरिंग होती है 3 days 4 days। अगर हाई बीपी चला गया, स्टेज 2 में चला गया, स्टेज 2 में तो ज़्यादा नहीं होता, अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस में चला गया है पेशेंट, तो बेटा क्या होता है, रेटिनल चेंजेस। ठीक है, रेटिनल चेंजेस, तो रेटिनल चेंजेस में यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, एक्सुडेट, यानी कि वहाँ पर स्वेलिंग होने लगती है, हैमरेज, रेटिना में तो नहीं, क्या बोलते हैं ये, हैमरेज होने लगता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कॉटन वूल स्पॉट्स, कॉटन वूल स्पॉट्स। तो जैसे कॉटन वूल होते हैं ना रुई के वो फोहे जैसे, तो वैसे जब वो करेंगे रेटिनोस्कोपी या आई के अंदर देखेंगे, ऑप्थेल्मोस्कोप से देखेंगे, तो क्या होने लगता है, कॉटन वूल स्पॉट्स। ठीक है, देन पैपिलोडीमा, दिस इज द स्वेलिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क। तो ये सब देखो अब कैसे चेंजेस होने लगा ना, डरावना होने लगा कि नहीं होने लगा है। ठीक है, देन कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़। अब आ जाओ हार्ट में, हार्ट में बेटा क्या होगा, हार्ट में कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट जो आर्टरी है उसमें, जो कॉर्नरी आर्टरी है उसमें भी क्या हो जाएगा,
डिसऑर्डर हो जाएगा। MI, LVH, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, हार्ट फेलियर। देखो अब धीरे धीरे अब यहाँ आई में चेंज आया, यहाँ पर हार्ट में चेंज आया। अब हम लोग क्या करेंगे, किडनी में चेंजेस देखेंगे, किडनी में क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, इन किडनी, अगर किडनी के अगर आप चेंजेस देखेंगे तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज़ होने लगेगा। जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, सीरम क्रिएटिनिन इंक्रीज़ हो जाएगा। नॉक्चूरिया होगा, नॉक्चूरिया मीन्स होता है फ्रीक्वेंट पासिंग ऑफ यूरिन और फ्रीक्वेंट अर्ज टू पासिंग यूरिन एट नाइट, उसको नॉक्चूरिया बोलते हैं। ठीक है, अब और मान लीजिए एक्सटेंसिव ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ है बेटा, तो सेरेब्रोवैस्कुलर में क्या चेंज होगा, सेरेब्रोवैस्कुलर लिख देते हो, जो तुम तो CV ही लिख दोगे, सेरेब्रोवैस्कुलर। हाँ बेटा, ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक हो सकता है पेशेंट की, इसकी मैंने वीडियो डाला है, मैं और डाल दूंगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑल्टरेशन इन स्पीच, ठीक है, ऑल्टरेशन इन विजन, डिजीनेस होगा, पेशेंट चक्कर खा के गिर पड़ेगा। स्ट्रोक और मैसिव हुआ तो बेटा स्ट्रोक, जो ब्रेन सेरेब्रम की जो वेसल्स है वो वेसल्स क्या हो जाएंगी, फट जाएंगे। अब तुमको मालूम है, मैंने स्ट्रोक आपको बहुत डिटेल बताया है, हेमिप्लीजिया देख लो, कंप्यूटराइज बोर्ड आपके लिए ले लो, असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, है ना। असेसमेंट में बेटा सबसे पहले बीइंग एज अ नर्सिंग आपको कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, कंप्लीट हिस्ट्री, पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है आपको। ठीक है, लिखने में मेरा बहुत टाइम जाता है, मुझे बोलना ज़्यादा ठीक रहता है। ठीक है बेटा, कंप्लीट हिस्ट्री आपको लेना है। फिज़िकल एग्जामिनेशन आपको करना है, फिज़िकल एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा दोनों लेना है। ठीक है, बाकी तो डॉक्टर अपना करेगा, अलग अलग जो स्पेशलिस्ट है वो अपना करेंगे, कोई आई देखेगा, कोई हार्ट देखेगा, कोई किडनी का देखेगा, सब अपना अपना देखेंगे ही। ठीक है, फिर आपको बेटा क्या करना है, यूरिन एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस, हाँ, तो ब्लड केमिस्ट्री, ब्लड केमिस्ट्री में आपको क्या देखना है, आपको देखना है सोडियम, आपको देखना है पोटेशियम, आपको देखना है सीरम क्रिएटिनिन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। देन व्हाट यू हैव टू डू, मेरा पेन आज बोल रहा है। फिर आपको मैंने बताया तो फास्टिंग, ब्लड शुगर करा लो, HbA1c करा लो, GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, खैर ये तो डायबिटीज़ के डायग्नोसिस में करते हैं, करा लो। अगर उसको डायबिटीज़ निकल आता है तो फिर बेटा सेकेंडरी हाइपरटेंशन उसको हो सकता है। ठीक है, देन रेनिन लेवल, ये मैंने भी आपको पिछले वीडियो में बताया है, गुर्दे की पथरी वाले में। तो रेनिन लेवल आपको चेक करना है। ठीक है, रेटिनल चेकअप करना है, रेटिनल चेकअप। एंड देन फाइनली आज की डेट में तो USG मतलब हाइपरटेंशन को रूल आउट करने का नहीं है, लेकिन अगर अल्कोहल के कारण या पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण या किडनी में कोई डिसऑर्डर के कारण अगर मान लीजिए हाइपरटेंशन हो रहा है तो अल्ट्रासाउंड से भी उसको पकड़ा जा सकता है। गॉट द पॉइंट। ठीक है, जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है उस प्राइमरी हाइपरटेंशन को आप अपनी डाइट हैबिट सुधार लो, हेल्दी डाइट लो, है ना, बढ़िया बढ़िया खाना खाबो और मस्त खाना खाबो। हेल्दी डाइट में क्या, वेजिटेबल्स बढ़ा लो, फ्रूट्स बढ़ा लो, प्लेंटी ऑफ वाटर करो ना, खाओ पियो मस्त करो, लेकिन बेटा जंक फूड मत खाओ। ठीक है, मेरी बात समझ गए। नंबर 2, BP को मेंटेन करने की कोशिश करिए, ये तो नंबर 1 पे होना चाहिए। मेंटेन BP लेस देन और इक्वल टू 140/90, इससे ऊपर बेटा मत जाने दो। सिखाओ ये लोगों को, जब तुम लोग जाते हो कम्युनिटी में तो सिखाओ, बताओ लोगों को। ठीक है, समझिए मेरी बात। देन रेगुलर एक्सरसाइज करिए, लो सोडियम डाइट खाइए, हाई पोटेशियम डाइट खाइए। ठीक है, ये सारी चीज़ें करना है। फिर बेटा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट।
अब यहाँ पर ड्रग्स का इस्तेमाल होगा जब आप अपने लाइफ स्टाइल या डाइटरी हैबिट्स को आप क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो रेगुलर एक्सरसाइज लिख लो, ये तो कहोगे सर पता नहीं क्या लिखा के छोड़ दिए हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें डायरेटिक्स देते हैं। डायरेटिक्स इसलिए देते हैं, डायरेटिक्स मतलब जो यूरिन के आउटपुट को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। अगर फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है तो नंबर 1 ज़्यादा फ्लूइड निकाल दो, तो ज़्यादा फ्लूइड निकाल दोगे आप तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं खाना है। देन बीटा ब्लॉकर्स, यहाँ मैं दवाई का नाम नहीं लिखाऊंगा, नहीं तो लोग दवाई खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स दे दीजिए बेटा। एस इनहिबिटर्स, एस क्या है, दैट इज़ अ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये जब रास सिस्टम आप डिटेल पढ़ेंगे, आपने 12th में पढ़ा होगा, उसमें आप डिटेल समझेंगे। ठीक है, ये देते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे दो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ड्रग्स का नाम नहीं लिखाएंगे बेटा, इसलिए इसमें कोई बात मत करना। ठीक है, देन ड्रग्स विद रिलेटेड डिजीज़। अगर सेकेंडरी हाइपरटेंशन है तो ड्रग्स, हाइपरटेंसिव ड्रग्स तो देना ही है, विद रिलेटेड डिजीज़। जिस भी बीमारी से उसको हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन हुआ, उसकी भी ड्रग दो, प्लस इसकी भी ड्रग दो। एंजियोटेंसिन 2 कहाँ लिखा जाए, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स। ठीक है, सो दीज आर ऑल द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो मेरे इसी डायग्नोसिस में, इसी हमारे कॉज में, इसी साइन सिम्टम में बेटा आपको क्या है, प्रिवेंशन भी मिल जाएगा। फैक्टर है तो रिबाउंड हाइपरटेंशन। तो रिबाउंड हाइपरटेंशन क्या होता है बेटा, कि पेशेंट दवा ले रहा है, मगर कुछ हमारे यहाँ ऐसे चिरकुट लोग होते हैं ना कि अरे बीपी की दवा खाओगे तो हमेशा खाते रहोगे, शुगर की दवा खाओगे तो हमेशा खाते रहोगे। अरे बाबा हमेशा खा लेने दो ना, क्या परेशानी है, सुबह एक ही तो गोली खानी है उसको। मगर हम बताएं ना, हमारे शिक्षा बहुत कम है। लोग रील देखते हैं, फिल्में देखते हैं, दिन भर मोबाइल से चिपके रहते हैं, कमाना धमाना नहीं है, राशन पानी 5 किलो फोकट का मिल रहा है, इसलिए रील देखे जा रहे हैं, टेंशन लिए जा रहे हैं, स्ट्रेस में जिए जा रहे हैं। और जो उस रील में दिखा दे रहा है कि जो एक बार बीपी की दवा खा लिया तो उसको जीवन भर खाना है, आप ये वाला चूरन चाट लो, आप ये वाली पत्ती खा लो, आप वो वाला गोबर चाट लो तो आपका बीपी कम हो जाएगा। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपको बताना है जो एजुकेटेड लोग हो। तो रिबाउंड हाइपरटेंशन उसे बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति या सफरर जो लगातार एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को खा रहा था, ठीक है, लेकिन किसी बहुत ही हाईली क्वालिफाइड अनपढ़ की वजह से उसने क्या किया, अपने ट्रीटमेंट को अचानक से स्टॉप कर दिया। अब तक तो उसका बीपी ठीक था, आराम से मेंटेन था 120/80 सपोज। फिर उसके मालूम चला 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद फिर बढ़ने लगा, फिर बढ़ने लगा, फिर बढ़ने लगा। ये ज़्यादा खतरनाक होगा, ये ज़्यादा खतरनाक होगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड रिबाउंड हाइपरटेंशन। ठीक है बेटा, हम लोग अभी स्टार्टिंग में बात करी थी हाइपरटेंसिव क्राइसिस की। ये प्राण घातक है, जिसमें ब्लड प्रेशर मोर देन 180/120 चला जाता है। ठीक है, तभी स्ट्रोक खटाक से होता है, वेसल्स फट जाती है, तब प्रेशर झेल ही नहीं पाती है। सो इफ़ यू फाउंड हेल्पफुल फॉर यू, इफ़ यू फाउंड नॉलेजेबल फॉर यू दिस वीडियो, यू काइंडली शेयर इट, है ना, शेयर करो मेरे बच्चों, कमेंट करो, सवाल पूछो, सवाल दागो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।